और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और इस वक्त बड़ी खबर गढ़वा से आ रही है, जहां पर नगर उटारी अनुमंडल में ट्रैक्टर और ऑटो के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है और 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा भवनाथपुर थाना मेन रोड के झगड़ाखाड़ गांव के पास हुआ है। घायलों को स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद भवनाथपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त ऑटो और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हादसा होने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हो गए और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग जख्मी हुए हैं। और सहयोगी शैलेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, ये हादसा कैसे हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि यह घटना बीते रात लगभग 9 बजे की है और टेम्पू सवार और वो ट्रैक्टर की टक्कर हो गई थी भवनाथपुर थाना मेन रोड में झगड़ाखाड़ गांव के समीप, और उसी में दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और ये 4 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसमें से 2 का इलाज भवनाथपुर पीएचसी में चल रहा है और 2 को वहां स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये सारे लोग एक ही गांव से संबंधित है? नहीं, एक ही गांव नहीं, एक ही परिवार से संबंधित है और ये सब शादी समारोह की बात करने के लिए ये लड़की वाले थे और लड़का पक्ष के यहाँ गए थे। बरछिया एक विधि विधान है, उसके लिए गए थे और वहीं से रिटर्न होकर घर जा रहे थे टाली, और इसी दौरान यह घटना घट गई और दोनों की टक्कर में 2 की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां पर पुलिस ने मेंस पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने एमजीएम थाना क्षेत्र के बाली नूना में चल रहे इस पार्लर में छापेमारी की और 6 युवतियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, 6 युवती और एक जो है शख्स, उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक ये सभी संदेहास्पद स्थिति में थे। हालांकि पार्लर का जो संचालक है वो मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने पार्लर की आड़ में चल रहे जश्म फरोशी के धंधे की शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर छापेमारी की। भिलाई पहाड़ी के आसपास कुछ मेंस पार्लर चल रहा है, जिसके सत्यापन के लिए हम लोग थाना से गए और 6 लेडीज और 1 जेंट्स को पार्लर से मेंस पार्लर से पकड़ के लाए हैं। आवश्यक पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। दुमका में पत्थर के अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे माफिया तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पत्थर माफिया वाहनों पर बाइक का नंबर प्लेट लगा रहे हैं। वाहन के असली मालिक तक प्रशासन आसानी से न पहुंच सके। पुलिसिया जांच में इसका खुलासा हुआ है और 3 दिन पहले शिकारीपाड़ा थाना के कुछ पहाड़ी के पास बाइक और हाईवा की टक्कर हुई थी। घटना के बाद चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने हाईवा को तो जब्त कर लिया, लेकिन जब हाईवा मालिक की पहचान की कोशिश शुरू की गई तो नंबर प्लेट में फर्जीवाड़ा पाया गया। हाईवा के नंबर प्लेट पर JH04M6988 नंबर लिखा था, जो कि नंबर बाइक का है। नंबर प्लेट में फर्जीवाड़े का ये कोई पहला मामला नहीं है। 6 महीने पहले भी प्रशासन ने करीब 2 दर्जन ओवरलोडेड ट्रक को जब्त किया था, जिसमें आधा दर्जन ऐसे मामले सामने आए थे, जिस वजह से यह खुलासा अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। हाईवा पर बाइक का नंबर प्लेट लगाकर यह गोरख धंधा, या यूं कहें कि यह खेल इस वक्त बदस्तूर चलता हुआ। इस संबंध में ये बात आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, तो जहाँ तक इस पर जो है FIR भी हुआ है और ये पुलिस अनुसंधान भी इस पर जारी है। आगे भी प्रशासन के द्वारा नियमानुसार जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर कोडरमा से, जहां के कलेक्ट्रेट भवन में एक महिला ने ठेकेदार की पिटाई कर दी। दाल भात सेंटर चलाने वाली प्रतिमा सिन्हा नामक महिला ने ठेकेदार संजय कुमार यादव की चप्पल से पिटाई की। देखिए, तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये महिला इस शख्स की चप्पलों से पिटाई कर रही है। मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। घटना के समय कलेक्ट्रेट कर्मी मौन खड़े नजर आ रहे होंगे आपको।
उपचुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल मधुपुर अनुमंडल कार्यालय में करने वाले हैं। नामांकन को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। अनुमंडल कार्यालय गेट पर बैरिकेड भी लगाया गया है। विधि व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कोविड-19 नियमों के तहत अनुमंडल कार्यालय के अंदर प्रवेश करने की अनुमति होगी। पूरे कार्यालय परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मधुपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ऋतुराज सिन्हा। जिला का मधुपुर विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ शुरू से ही झारखंड गठन के बाद झामुमो का दबदबा रहा है। और जब भी इस क्षेत्र से झामुमो में कोई विधायक चुने जाते थे, इस क्षेत्र से विधायक चुनकर जाते थे और उनकी सरकार थी तो मंत्री बनते थे। और हाल ही में 2019 के चुनाव में भी झामुमो के उम्मीदवार हाजी हुसैन अंसारी मंत्री बने, लेकिन उनके निधन के बाद ये विधानसभा सीट खाली था और 17 अप्रैल को चुनाव आयोग ने वहाँ मतदान कराने का निर्णय लिया है। और 23 यानी कि आज से इस विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का नामांकन प्रक्रिया दाखिल करने का ऐसे शुरू हो रही है, जो 30 तारीख तक चलेगी। इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे वो आज से अपना नामांकन प्रक्रिया यहाँ पे दाखिल करेंगे और क्षेत्र में लग जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है। बाहर बैरिकेड लगाया, गेट के बाहर में बैरिकेड लगाया गया है और बैरिकेड और जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। कोविड-19 के नियम के पालन जो करेंगे उन्हीं की एंट्री दी जाएगी, अन्यथा उनकी एंट्री नहीं दी जाएगी। प्रशासन द्वारा नामांकन की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नामांकन प्रक्रिया में जो भीड़ उमड़ती है, चाहे जो बड़े नेता आएंगे और उनके साथ जो समर्थक आएंगे, वो कितना अनुपालन करेंगे कोविड का, वो प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देव। मधुपुर सीट जेएमएम नेता और मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद खाली हुआ है और कोरोना की वजह से अक्टूबर 2020 में हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया था। 5 फरवरी को उनके बेटे हफीजुल हसन अंसारी को हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बनाया गया था। मंत्री पद बचाने के लिए उनको हर हाल में चुनाव जीतना जरूरी है। तो मधुपुर की स्थिति क्या है और जीत कितनी मायने रखती है, उनको आंकड़ों के जरिए समझने की भी जरूरत है। तो देखिए, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने वो डेटा, कुल मतदाताओं की संख्या जो है 3,21,193 है। पुरुष मतदाता की खासतौर पर बात कर लें तो 1,69,754 पुरुष मतदाता हैं यहाँ पर। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,51,439 है। मतदान केंद्र यहां पर 487 बनाए गए हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो 94,000 मुस्लिम मतदाता हैं और जातीय समीकरण आपके सामने इस वक्त दलित के तौर पर 55,000, वहीं आदिवासी 40,000 इनकी संख्या। वहीं ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और वैश्यों को मिला दिया जाए तो 1.32 लाख की आबादी इस क्षेत्र में इन सभी जातियों से आती है। वहीं मधुपुर की समस्या क्या कुछ है? पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य, इन मूलभूत जरूरतों की मांग को लेकर लोगों के सामने लंबा वक्त रहा सवाल उठाने का। सिंचाई, रोजगार और शिक्षा की कमी यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या रही है। पलायन का दंश इस क्षेत्र में एक बड़ी समस्या और चुनौती थी। वहीं मधुपुर पर कब किसका कब्जा रहा? देखिए, कांग्रेस के कृष्णानंद झा 1985 में जीते। वहीं जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी कब जीते रहे? 1995, 2000 यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की। 2005 में बीजेपी के राज पलिवार यहां पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए। 2009 में जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने जीत दर्ज की थी। 2014 की बात कर लें तो बीजेपी के राज पलिवार यहां से एक बार फिर से जीत दर्ज करते हुए नजर आए। 2019 में हाजी हुसैन अंसारी एक बार फिर से जीतते हैं जेएमएम के कैंडिडेट के तौर पर। तो ये वो साल दर साल किसके हिस्से में मधुपुर की जो
सीट है वो किसके हिस्से में जाती रही और ऐसे में ये सीट कितनी खास हो जाती है, इसे आसानी से समझा जाता है। मधुपुर उपचुनाव में इस बार जेएमएम को बीजेपी की ओर से कड़ी टक्कर मिलेगी। ये माना जा रहा है कि आजसू नेता गंगा नारायण सिंह के बीजेपी में शामिल होने से यहां बीजेपी काफी मजबूत हो गई है। बीजेपी गंगा नारायण सिंह को यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। सोमवार को रांची के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मधुपुर से गंगा नारायण को बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर उतार सकती है। यही वजह है कि गंगा नारायण सिंह, जिनको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मधुपुर के अगर इलाके की बात की जाए, इस क्षेत्र की बात की जाए, तो उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। लोग बिना लालच स्वतंत्र होकर करके मैं भारतीय जनता पार्टी में आज मैंने ज्वाइनिंग किया। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि गांव के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए और गांव के सम्मान के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए मैंने ये कदम उठाया। निस्वार्थ भाव से जो भावना लेकर के मैं चला हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा और निस्वार्थ भाव से मैं काम करूंगा। अब बाकी जिसको जो कहना है वो तो पहले ही इतना डरे हुए थे कि उनको हिम्मत नहीं हुआ कि बिना मंत्री के जाएंगे तो शायद लोग वोट ही नहीं देंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आप सबको पता ही है कि जब पिछले दिनों शिबू सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तमाड़ में चुनाव लड़े थे और जो उनकी दुर्गति हुई थी, मंत्री की भी, मुख्यमंत्री की जो उस समय दुर्गति हुई थी तमाड़ में, तो मंत्री की भी वही गति होने वाली है मधुपुर में। झारखंड में सुरक्षित नहीं जमीन, आपकी जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया का खेल बना सरकार का सिरदर्द। फर्जी कागजात पर हो रहा जमीन का सौदा। रामगढ़ में सैकड़ों एकड़ वन भूमि की बंदोबस्ती। डीसी ने कराई जांच तो खेल का हुआ खुलासा। अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन की लूट। पूरा इलाका जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस जंगल के बीचों बीच प्लांट इस वक्त आपको देखने को मिलेंगे। कार्रवाई की सिफारिश से अधिकारियों में हड़कंप। सबसे बड़ा सवाल, कहां गई जंगल की जमीन? तो झारखंड में जमीन की लूट मची हुई है। जमीन के खेल के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा मामला रामगढ़ के मांडू अंचल का है, जहां अधिकारियों की मिली भगत से नियम को दरकिनार कर करीब 352 एकड़ गैर मजरुआ और वन भूमि की बंदोबस्ती कर ली गई है। झारखंड में जमीन का बड़ा खेल। रामगढ़ में वन भूमि की बंदोबस्ती। झारखंड में भू माफियाओं का खेल वैसे तो नया नहीं है, लेकिन हर दिन कोई ना कोई नया कारनामा
सामने आ ही जाता है। आज हम बात एक ऐसे ही कारनामे की कर रहे हैं और जिला रामगढ़ का ये कारनामा है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज हैं वो जमीन से संबंधित हैं। ये ऐसे दस्तावेज हैं, ये सरकार के द्वारा भू राजस्व विभाग को भेजे गए ऐसे पत्र हैं जिससे ये साबित होता है कि रामगढ़ जिले के मांडू अंचल में 352 एकड़ की जमीन जो बंदोबस्ती की गई है वो वन भूमि है, वो गैर मजरूआ है, वो सरकारी जमीन है। झारखंड में जल जंगल जमीन पर सियासत तो खूब चमकाई जाती है, लेकिन ये जल जंगल जमीन भी अब सुरक्षित नहीं है। रामगढ़ के मांडू अंचल में अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का बड़ा खेल हुआ है। रौता मौजा में करीब 352 एकड़ गैर मजरूआ और वन भूमि की बंदोबस्ती की गई है। जमीन की लूट का यह पूरा खेल 2001 से 2012 तक हुआ है। ये जमाबंदी 282 लोगों के नाम पर की गई है, जिनमें कई बड़े नाम और कंपनी भी शामिल है। गंगाधर महतो के नाम पर 6 एकड़ 99 डिसमिल, जीवन मसीह बारला के नाम पर 6 एकड़ 30 डिसमिल, मनु मियां के नाम पर 7 एकड़ 70 डिसमिल, शिवलाल महतो के नाम पर 8 एकड़ 88 डिसमिल, मनु महतो छेदी के नाम पर 6 एकड़ 77 डिसमिल, मुंशी महतो के नाम पर 15 एकड़ जमीन, रसूल अहमद के नाम पर 6 एकड़ 25 डिसमिल, रघुनाथ साव के नाम पर 15 एकड़ 18 डिसमिल, बिल्खी देवी के नाम पर 4 एकड़ 45 डिसमिल, बिरसा मुंडा के नाम पर 4 एकड़ 12 डिसमिल, राधे मोहन बगड़िया के नाम पर 6 एकड़ जमीन, मेसर्स कलकत्ता प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 2 एकड़ 22 डिसमिल, मेहर अलायंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 1 एकड़ 3 डिसमिल, श्री मानक फेरो एलाइंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 1 एकड़ 12 डिसमिल, ग्लोब स्टील एंड एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 2 एकड़ जमीन। इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके नाम पर जमाबंदी की गई है, लेकिन घने जंगल और झाड़ वाले इलाके में उद्योग लगाने की मंजूरी कैसे मिली, ये बड़ा सवाल है। आप देखिए कि इस जमीन पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्या कुछ तस्वीरें हैं। पूरा इलाका जहां तक आपकी नजर जाएगी, इस जंगल के बीचों बीच प्लांट इस वक्त आपको देखने को मिलेंगे, यानी उद्योग विस्तार और निर्माण का कार्य चल रहा है। सवाल ये उठता है कि जब वन भूमि के क्षेत्र में गैर मजरूआ भूमि पर इस तरह की बंदोबस्ती की गई और बंदोबस्ती के बाद लगातार निर्माण कार्य चल रहा है, लगातार उद्योग विस्तार हो रहा है, तब इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दूसरा सवाल यह भी कि क्या जंगल के बीचों बीच इस तरह के उद्योग निर्माण के लिए किसी तरह का कोई परमिशन मिल सकता है। नियम के खिलाफ हुई इस जमाबंदी का खुलासा तब हुआ जब डीसी ने इसकी जांच कराई। अब डीसी ने उन सभी सीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा की है जो 2001 से 2012 के बीच मांडू अंचल में पदस्थापित थे। प्रथम दृष्टया ये सभी संदिग्ध मामले हैं जिनमें फौज के तहत कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है, लेकिन अंचल अधिकारी तत्कालीन कम से कम इस बात के लिए प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं कि उन्होंने बिना विधिवत प्रक्रिया पालन किए या बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के जमाबंदियां कायम की हैं। उसी आलोक में एक रिपोर्ट जिला से राजस्व विभाग को भेजा गया है। ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये कब से उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है, लेकिन इस मामले के शिकायतकर्ता शहजादा अनवर प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई तो जरूर हो, लेकिन इससे पहले तत्काल तमाम जमाबंदी को रद्द किया जाए। इस राज्य के अंदर में अगर कोई गरीब आदमी कहीं पर किसी सरकारी जमीन पर एक झोपड़ी या एक गुमटी बना लेता है तो सरकारी पदाधिकारी जाकर के उसको डेमोलिश करने के लिए तुरंत चले जाते हैं। लेकिन आज बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े राजनेता और कॉर्पोरेट जगत के लोग अरबों रुपए की जमीन का अतिक्रमण वहां पर हुआ है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। जितने भी लोगों ने ये जमीन बंदोबस्ती कराई है उन सभी को नोटिस भेजा गया है और अब उन्हें
अपने दस्तावेज के जरिए, अपने कागजात के जरिए इस बात को साबित करना है कि उनकी जमीन की बंदोबस्ती सही तरीके से की गई। लेकिन फिर से सवाल उसी अंचल अधिकारी के पाले में जाकर रुकता है, गिरता है, जहां से अंचल अधिकारी ने इस खेल को अंजाम दिया है। झारखंड सरकार के लिए भूमाफियाओं का एक खेल सिरदर्द बन गया है। कौन सी जमीन सही है, कौन गलत, ये कागजात से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जमीन का ये खेल फर्जी कागजात के दम पर ही खेला जा रहा। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।